नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में एक पत्नी को 1 महीने के कारावास की सज़ा सुनाई है। और कारावास की सज़ा इसलिए सुनाई है कि पत्नी ने पहले कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ के डॉक्यूमेंट साइन कर दिए थे। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो एग्री हो गई थी, लेकिन उसके बाद अचानक से उसका मूड बदल गया और जिसके कारण पति को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, ये कोई पुरानी नई बात नहीं है, ये अक्सर होता है फैमिली मैटर्स में। और ये चीज़ आपको फैमिली मैटर्स में देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें उस फैमिली मैटर्स में एक पक्ष महिला का होता है। ये इसलिए प्रॉब्लम है। कॉम्प्रोमाइज़ तो हर चीज़ में होता है, चेक बाउंस के केसों में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वहाँ पर कभी कोई अपने कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब पीछे नहीं हटता। सिविल सूट जितने भी चलते हैं उनमें अधिकतर में कॉम्प्रोमाइज़ होता है। एक बार कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो गई, उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया, उसके बाद कोई व्यक्ति पीछे नहीं हटता। क्रिमिनल केसेस में भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है दोस्तों, और वहाँ भी कभी भी कोई पीछे नहीं हटता। लेकिन ये जो महिलाओं वाले मैटर है, वहाँ पर महिलाएं कई बार अपनी औकात दिखा देती हैं और फिर वही जो महिलाओं पे कहावत लागू है वही कहावतें चलती हैं अक्सर। तो उसमें यही देखने को मिलता है कि महिलाएं पहले कॉम्प्रोमाइज़ के लिए राज़ी हो जाती हैं, जिसमें पति को कोर्ट का दबाव रहता है और फिर पति का वकील भी बोलता है कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मामला ख़त्म करो। तो पति कैसे तैसे मान जाता है, क्योंकि पति पूरा बोझ पति पर ही रहता है कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ये सारे केस वापस ले लेगी तो आप कितना पैसा देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, एक मोटा अमाउंट तय किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि पूरा जो प्रेशर है वो हस्बैंड के ऊपर रहता है और वो कैसे तैसे सोचता है कि चलो पिंड छूटेगा मेरा। तो पति बात को मान लेता है, कॉम्प्रोमाइज़ पे बात आ जाती है। कॉम्प्रोमाइज़ में क्या होता है कि अगर आप फैमिली कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो सब कुछ लिखा पढ़ी होगी और बाकायदा नोटराइज होगा। उसके बाद जज के पास वो पेश किया जाएगा और उसमें दोनों के साइन रहते हैं। दोनों के एडवोकेट की रजामंदी से पूरी ड्राफ्टिंग तैयार होती है। कहीं किसी को आपत्ति होती तो उसमें चेंजेस कर दिए जाते हैं और उसके बाद ही जज के पास जाता है। अब उसके बाद कई बार क्या होता है कि महिलाएं पलटी मार जाती है। ये पलटी मारने का खेल फैमिली कोर्ट में महिलाओं की तरफ से ही होता है दोस्तों। पुरुषों की तरफ से आज तक मेरे द्वारा तो नहीं देखा गया, हो सकता है होता हो, लेकिन मैंने आज तक ऐसा केस कभी नहीं देखा कि पुरुष पलटी मार रहा हो। ये महिलाएं ही करती हैं। ये एक तरीके से क्या होता है, पति को परेशान करना, उसको उलझा के रखना, ये इनकी प्लानिंग्स रहती हैं, इसीलिए वो ऐसा करती हैं। हमने अक्सर ये केस देखे हैं और यहाँ तक केस देखे हैं कि कंप्रोमाइज़ हो गया है और जज ने ऑर्डर शीट भी लिख दी, उसके बाद महिला एकदम से पलट गई, फिर वो हाई कोर्ट पहुँच जाती है, वहाँ एप्लीकेशन लगा देती है। तो बड़ी झंझट वाले काम होते हैं। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि महिला ने जब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था, उसके लिए एग्री हो गई थी, बाकायदा साइन वाइन सब कर दिया, उसके बाद एकदम से वो कैसे पलटी मार गई। ये कोर्ट का टाइम बर्बाद करने जैसी बातें हैं दोस्तों, इससे कोर्ट का समय बर्बाद होता है। मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूँ ताकि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होने जा रहा है तो आप सतर्क रहें थोड़ा, क्योंकि धोखेबाजी एक फीमेल की तरफ से ही मिलती है, मेल की तरफ से कभी नहीं मिलती। ठीक, यही चीज़ देखने को मिलेगी आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं लालच बहुत ज़्यादा इनके मन में भरा होता है। तो इसमें क्या है कि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ का हो रहा है कि आप जो हैं आपकी वाइफ सारे केस वापस लेगी और फिर आप में म्यूचुअली डाइवोर्स होगा। ठीक है, उसको इतना अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए, या फिर उसको कुछ नहीं चाहिए, जो भी आपकी शर्तें तय हो रही हैं। बच्चा वगैरह है तो उसकी कस्टडी कौन रखेगा, और जो रखेगा तो सामने वाला जो नहीं रखेगा वो कितनी बार उससे मिल सकेगा, ये सब शर्तें उसमें लिखी जाती हैं फ्रेंड्स। ठीक, तो इसमें यह है कि कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति तब बनती जब केस से अपन परेशान हो जाते हैं, या महिला या पुरुष में कोई पक्ष ऐसा है जिसको कोई दूसरी शादी करनी है या कुछ और कारण है, किसी को विदेश जाना है, वॉट एवर। कई बार व्यक्ति परेशान हो जाता है, सोचता है कि यार मामला ख़त्म करें। तो जब भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अगर आप मेल हैं और आपकी वाइफ राज़ी हो गई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो बाकायदा 13B का आप जो है पूरी एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए। दोनों आपसी रजामंदी से उसके अंदर अपनी शर्तें वगैरह लिख दीजिए। ठीक है, और उसमें इस शर्त को भी डाल दीजिए, ठोक बजा के डाल दीजिए कि
जब तक इनके बयान मेरे खिलाफ लगाए गए क्रिमिनल केसेस में नहीं हो जाते, तब तक ये कॉम्प्रोमाइज़ आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसा इसलिए दोस्तों कि आपके ऊपर अगर उसने डोमेस्टिक वायलेंस 498 है, 506, 323, 406 स्त्री धन वगैरह के मामले दर्ज करवा के रखे हैं, तो अगर वो उसको वापस नहीं लेगी और कॉम्प्रोमाइज़ इधर हो जाएगा तो वो केस चलते रहेंगे। तो बेहतर ये हो कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ पेश कर दिया, उसमें ये बात डाल दी जाए कि जब तक हमारे क्रिमिनल केसेस में ये बयान नहीं देंगी तब तक ये कॉम्प्रोमाइज़ आगे नहीं बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि फैमिली कोर्ट का जज आपकी वाइफ को आदेश देगा कि आपने जो क्रिमिनल केस लगाए हुए हैं आपके हस्बैंड और उनकी फैमिली पर, उसको पहले वापस लीजिए। वो वापस किस तरीके से होंगे, तो सीधी सी बात है, महिला वहाँ पर स्टेटमेंट देगी और स्टेटमेंट में वो हॉस्टाइल हो जाएगी। इससे क्या होगा कि पूरा मामला वहीं पर क्लोज हो जाएगा और वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे। वो केस ख़त्म होने के बाद ही आप यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ की जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। अगर उनको ख़त्म किए बिना आपने कॉम्प्रोमाइज़ की प्रोसेस को आगे बढ़ाया तो इसका परिणाम कई बार ये होता है कि वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वहाँ आप मोटा अमाउंट भी वाइफ को दे देते हैं, लेकिन वो जो पुराने केस चल रहे हैं उनको वापस नहीं लेती। और उसके बाद जब आप ये कॉम्प्रोमाइज़ लेटर वहाँ दिखाते हैं तो कई बार जज भी अपनी अकड़ दिखाता है कि ये तो आपका वहाँ हुआ था, ये तो क्रिमिनल केस है, फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ता है। मतलब उसमें काफ़ी भागा दौड़ी आपकी हो जाती है। तो बेहतर हो कि पहले हम इस काम को करें, क्योंकि हमने जज के सामने लिखित में दे दिया है। अब पहले आप हमारे क्रिमिनल केस क्लोज करवाइए। वो क्लोज होने के बाद हम ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर जो आगे की प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। अगर वो केस क्लोज नहीं हुए दोस्तों तो दिक्कत वाला काम है। सेकेंड थिंग ये कि आप अगर अपनी वाइफ को पैसा दे रहे हैं तो पैसा उसी दिन दे जिस दिन पूरे केस ख़त्म होंगे और तलाक की डिक्री ग्रांट होगी। अगर आपने पहले पैसा दे दिया और उसके बाद वाइफ मुकर गई तो वाइफ से वो पैसा निकालने में आपको पसीने छोड़ जाएंगे, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा आपको। और जो आप पैसा देते हैं उसका सबूत भी आपके पास नहीं रहेगा। आप कहेंगे कि मैं उसको दे दिया, लेकिन उसका एविडेंस क्या रहेगा, कोई रसीद थोड़ी मिलनी है आपको। बेहतर हो कि वो पैसा आप कोर्ट के माध्यम से दें और हो सके तो आप उसको एक चेक दें और चेक के बारे में क्लियर कर दें कि जब ये पूरी डिक्री डाइवोर्स की आ जाएगी और जब हमारा केस वहाँ से क्लोज हो जाएंगे सभी क्रिमिनल केस, उसके बाद ही जो है ये जो चेक है ये महिला लगा सकेगी। आप उस चेक को स्टॉप पेमेंट करवा सकते हैं और कोर्ट को बता सकते हैं कि मैंने कुछ दिन के लिए स्टॉप पेमेंट करवाया है। उसके बाद आप वापस उसको एग्जीक्यूशन में ला सकते हैं। क्योंकि ये हमने देखा है कि लोग पैसा दे देते हैं और पैसा देने के बाद वाइफ मुकर जाती है कॉम्प्रोमाइज़ से। जज को पता नहीं कि आपने कब पैसे दे दिए उसको। कई बार आपके वकील को नहीं पता रहता आपने कब पैसे दे दिए उसको। आपको लगता है पैसा दे देता हूँ मान जाए खुश, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं होता है। तो पैसा आप कोर्ट के माध्यम से दें। अगर नगद भी दे रहे हैं तो जब तक तलाक की डिक्री कोर्ट ग्रांट ना कर दे तब तक पैसा ना दें, या फिर अगर जज के सामने दे रहे हैं तो जज से कहें कि मैं इसको पैसा दे रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड में ले लें कि मैंने आपके सामने इतना अमाउंट इसको दे दिया है। तो इससे ये रहेगा कि आपके ऊपर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना कोई लीगल प्रोसेस हुआ नहीं, आप एकदम कई बार खुशी खुशी जोश में जाते हैं कि चलो इतना पैसा देके इससे पिंड छूट रहा है, और आप पैसा दे भी देते हैं और बाद में फिर क्या होता है कि आगे बात बढ़ती नहीं है और फिर वो कहानी जीरो से शुरू हो जाती है और इसमें भुगतना आपको ही पड़ता है। क्योंकि कई बार बीच बीच में ऐसे जजमेंट भी आए हैं जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बनी, पति ने पैसा दे दिया, वाइफ मुकर गई, वाइफ ने पैसा वापस नहीं किया, पति हाई कोर्ट चला गया तो हाई कोर्ट ने वाइफ के फेवर में जजमेंट दे मारा कि हम तो पत्नी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, और पति को बोल दिया कि आपने जो पैसे दिए हैं उसके लिए आप सिविल सूट फाइल कर दो, हम नहीं दिलवा सकते। फिर क्या करोगे? सिविल सूट लगाओगे, जो पैसा आपने दिया 8 लाख 10 लाख 15 लाख जैसा भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ वो सिविल सूट तो ये पूरी ज़िंदगी निकाल देगा आपकी।
आपको कुछ मिलना वगैरह नहीं है, कोई कुछ पैसा वापस आपको नहीं मिलेगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति जहाँ बनती है फैमिली कोर्ट में, मेजोरिटी मैटर्स में कॉम्प्रोमाइज़ ही होता है। पत्नियाँ एक नया यार ढूंढ के रखती हैं और पहले मन में बना लेती कि इसको खूब परेशान कर दूंगी, उसके बाद ये खुद ही कॉम्प्रोमाइज़ की बात करेगा, एक मोटी रकम का ऑफ़र कर दूंगी, 10 लाख करूंगी तो 5 लाख तो देगा ही, 25 लाख बोलूँगी तो 20 लाख देगा ही, 15 लाख देगा ही, तो इससे मेरा काम हो जाएगा, मेरे खर्चे वर्चे सब आराम से मैं लाइफ की वो अच्छे से बिता लूँगी और दूसरी शादी भी मैं कर लूँगी। ये उनकी पहले से प्लानिंग रहती है। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर करें, ठीक है। कई बार लोक अदालत के माध्यम से भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और लोक अदालत में अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो ध्यान रखें उसकी अपील कहीं भी नहीं होती। ये लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत है। अगर वहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह हो रहा है, कोई सा भी मैटर हो, कोई क्रिमिनल मैटर है मान लीजिए, कोई चेक बाउंस का केस है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, तो अगर लोक अदालत से वो कोई चीज़ हो रही है तो उसको फिर कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते। किसी भी कोर्ट में, सेशन में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये लोक अदालत की सबसे बड़ी पावर है। तो कई बार हस्बैंड वाइफ के मैटर लोक अदालत से भी सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो उम्मीद है कि जो जानकारी मैंने आपको दी है ये आपको समझ में दोस्तों आई होगी। और जब भी कॉम्प्रोमाइज़ की बात आए तो जो ड्राफ्टिंग वगैरह होती है उसको क्लियरली पढ़ लिया करें, क्योंकि कई बार ड्राफ्टिंग में कुछ ऐसी बातें घुमा फिरा के डाली जाती हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद भी आपको उसमें दिक्कत आती है। तो मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण जानकारी छोटी सी जो आपके लिए हित में है, उन लोगों के लिए जो अपना केस ख़त्म करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो बिल्कुल सतर्क रहकर कॉम्प्रोमाइज़ करें। एडवांस पैसा बिल्कुल ना दें, हर चीज़ की लिखा पढ़ी करवाएं, और जो भी केस आप पर पहले से लगे हुए हैं पहले उनको क्लोज़ करवाएं। उनको क्लोज़ करवाने के बाद ही आप जो हैं क्या कहते हैं, जो डाइवोर्स की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। और इसी तरह की घटनाओं से तंग आकर ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कल जो है महिला को 1 साल के लिए जेल में भेज दिया, क्योंकि ऐसे मामले दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं। ये फैशन ट्रेंड बना हुआ है। शादी तो आजकल एक बिजनेस है, धंधा, अच्छा खासा पैसा कमाने का। और जो महिलाएं ऐसा करती हैं, ध्यान रखें, पूरी प्लानिंग से आपके घर में आती हैं। उनके सब प्लान फिक्स रहते हैं कि इस दिन शादी होगी, शादी के इतने दिन बाद मैं ये कांड करूँगी, फिर ये कांड करूँगी, फिर ये चोरी करूँगी, और आखिर में वापस मायके भाग जाऊँगी, फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल करूँगी। मानता है ठीक, वरना 498 डोमेस्टिक वायलेंस, स्त्री धन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, धारा 125 CRPC भरण पोषण, इस सब में धीरे धीरे उससे वसूलना शुरू करूँगी, परेशान होकर खुद ही तलाक दे देगा। तो ये प्लानिंग से होता है फ्रेंड्स। कई महिलाएं जो होती हैं वो पूरी प्लानिंग से आपके घर में एंट्री मारती हैं, आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है अरे साक्षात लक्ष्मी आई, लक्ष्मी नहीं आई है, वो राक्षसी आई है, लक्ष्मी को ख़त्म करने के लिए आई है वो, ठीक है। क्योंकि हम आए दिन ऐसे मामले हमारे पास रोज आते जा रहे हैं। किसी के 2 महीने पहले शादी हुई, किसी की 1 साल पहले शादी हुई, और बहुत भयंकर मामले हमारे देश में है। इसका कारण सिर्फ यही है कि आपने एक तरफा कानून बना के रखे हुए हैं, और उन कानूनों का जो समरी है, सार है, वो यही है कि महिला गलत नहीं होती, पुरुष ही गलत होता है। इसीलिए इतने सारे मामले आ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप भरण पोषण का क्लॉज हटा दें तो आपके सारे मामले आना बंद हो जाएंगे। आप देखिए 498 के केसों में काफ़ी कमी आई है, ये वेल नोन फैक्ट है। इसका कारण ये कि 498 में जो पहले गिरफ्तारी होती थी तो जमानत में महीनों लग जाते थे। पहले ये उसमें प्रोविज़न था, वो प्रोविज़न क्या हटा, उसके मामले आने बंद हो गए, क्योंकि फीमेल भी जानती कि वो दर्ज करवाने से कुछ होना नहीं है। पुलिस भी साधारण तौर पर आजकल थानों में 498 के FIR दर्ज नहीं करती है। इसीलिए नहीं करती पुलिस, क्योंकि पुलिस को पता है कि अधिकतर फर्जी होते हैं, और दर्ज करने पर भी जो पुलिस वालों की थोड़ी इनकम वगैरह पहले हो जाती थी कि जेल में डाल देंगे, जमानत करवानी पड़ेगी, अब वो भी नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि 498 में गिरफ्तारी अब पॉसिबल ही नहीं है। और जब चालान पेश होता है, चार्जशीट पेश होती है, तो हाथों हाथ जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही जमानत दोस्तों हो जाती है। तो अब उसमें टेंशन ख़त्म हो गया। यही कारण है कि
उसके मामले भी काफ़ी कम हो गए हैं। पहले के कंपेयर में 498 के मामले आज की तारीख में काफ़ी कम है दोस्तों। तो ये क्या होता है कि जहाँ कानून में कुछ एक पॉजिटिव चेंज आता है, वहाँ पर जो नालायक लोग रहते हैं जो उस कानून का मिसयूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक क्या होता है वो उसका मिसयूज़ करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन ये है कि घरेलू हिंसा के मुकदमे बहुत लग रहे हैं, क्योंकि उसमें जो पैसे का प्रोविज़न है वो एक फ़ायदे वाला सौदा है। और 125 के मुकदमे बहुत लग रहे हैं। अगर ये भरण पोषण के मैटर हटा दिए जाएँ तो मैं कहता हूँ कल से घरेलू हिंसा के मुकदमे लगना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जनरली सज़ा तो होती नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, उसमें भरण पोषण का ही प्रोविज़न है। तो ये कानूनों की समस्या है फ्रेंड्स। ये महिला सशक्तिकरण के नाम पे, महिला पीड़ित के नाम पे ऐसे सड़े हुए कानून दोस्तों बनाए गए हैं। उम्मीद है हमारा वीडियो ये आपको समझ में आया होगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक